यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे हम, ओनली अप्रोच, एग्जाम में क्या अप्रोच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू बराबर है, तो मतलब कि साइन एक्स, ठीक है ना, जो चीज़ आपने खरीदी है ना वो कम से कम कीमत में खरीदी होनी चाहिए, और बेची है तो मैक्सिमम कीमत में बेची है, तो ही आपको जो प्रॉफिट होगा वो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट होगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पहला मॉक टेस्ट। जितने भी क्वेश्चन लिए सारे सीजीएल प्री के क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या कह रहे हैं कि नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द सम ऑफ 555 एंड 445, मतलब कि हम कोई नंबर है n, मुझे नहीं पता कोई नंबर क्या है, मान लो कोई नंबर है n है, उसको डिवाइड करना है इनके सम से। तो 555 में जब हम सम करेंगे 445 तो कितना आ जाएगा, भी 1000 आ जाएगा, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कितना आएगा, अभी वो कह रहा है कि 2 टाइम्स देयर डिफरेंस, उनके डिफरेंस का दुगना करोगे ना एज क्वेश्चन, वो आपका क्वेश्चन होगा। तो इनका डिफरेंस लो भी कितना आएगा, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया भाई 555 माइनस 445, इनका डिफरेंस कितना आ गया 110 आ गया। इसका डबल करोगे तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा, तो डबल क्या हो जाएगा 220, तो आपको क्वेश्चन कितना होगा भाई 220 हो गया। तो रिमाइंडर कितना आएगा भाई, रिमाइंडर क्या रखा है 30 एज द रिमाइंडर, 30 आपका रिमाइंडर है। तो आपको पता है ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइजर होता है, ये क्वोशिएंट होता है और ये रिमाइंडर होता है। तो इनका क्या रिलेशन होता है भाई, जो ये डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड ये इक्वल होता है किसके, डिवाइजर मल्टी क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बताओ डिवाइजर कितना है 1000 है और क्वोशिएंट कितना है 220 और प्लस में रिमाइंडर। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 220 को इससे तो कितना आ जाएगा भाई 3 जीरो ये और 1 जीरो ये, 4 जीरो प्लस 30, तो आंसर आ गया भाई, ये आंसर आ गया, ठीक है भाई। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है अभी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ये कह रहे हैं कोई बुक्स है वो उसने खरीदी है 1500 से लेकर 300 की रेंज में, ठीक है ना। एक किताब, हर एक किताब लेट कर लोगे, एक किताब उसने 1500 से लेकर 300 रुपये के बीच में उसने क्या खरीदी है, और वो बेच रहा है हर एक किताब को कितने में 250 से लेकर 350 में बेच रहा है, ठीक है भाई। खरीद रहा है 150 से लेकर 300 के बीच में, हमें नहीं पता कि 150 खरीद रहा है, 160 खरीद रहा है, 170 खरीद रहा है, नहीं पता। और बेच रहा है 250 से लेकर 350 के बीच में, 300 के बेच रहा है, 270 के बेच रहा है, 290 के बेच रहा है, 340 के बेच रहा है, नहीं पता, सही है ना। बट बेच इनके बीच में रहा है, इनके बीच में बेच रहा है, इनके बीच में खरीद रहा है। तो व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, मतलब कि हमें मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट दैट माइट बी मेड इन सेलिंग 15 बुक्स। अगर हम 15 किताबों को बेचें तो कितना प्रॉफिट आएगा मैक्सिमम। तो जब भी ऐसे बात है आपको मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, जब भी मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए आपको, तो क्या करोगे भाई, आपका जो सीपी है ना, सीपी जो आपका कॉस्ट प्राइस है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है अभी। और आपका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है ना। जो चीज़ आपने खरीदी है ना वो कम से कम कीमत में खरीदी होनी चाहिए, और बेची है तो मैक्सिमम कीमत में बेची है, तो ही आपको जो प्रॉफिट होगा वो ग्रेटेस्ट प्रॉफिट होगा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल प्रॉफिट होगा। तो भाई यहाँ पे वो कह रहा है 150 से लेकर 300 की रेंज में खरीद रहा है, तो अगर आपको हाईएस्ट प्रॉफिट चाहिए है ना, तो कम से कम कीमत पे खरीदनी पड़ेगी आपको। तो सिप्पी कितना आ गया अभी 150 रुपये आ गया, तो सिप्पी कितना आ गया 150, और बेच कितने में रहा है मैक्सिमम कितने में बेच दी 350 में, तो 350 में, 350 में, तो 150 खरीदा 350 में बेचा, तो था प्रॉफिट कितना आ गया। तो प्रॉफिट क्या होता है अभी SP माइनस CP, तो 350 में से 150 गया तो कितना आ गया भाई 200 रुपये का प्रॉफिट आ गया। कितने का 200 का प्रॉफिट है, बोलो भाई कितने का प्रॉफिट आ गया 200 का। तो कह रहा है कि हर एक किताब पे 200 का प्रॉफिट आ गया, तो किताबें है कितनी भी बेचनी है 15 किताबें, तो 15 किताबों का प्रॉफिट कितना आ जाएगा 15 दूना 30, 3000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा 3000, ठीक है ना। तो डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है अभी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, क्या कह रहा है कि अब बिकर कंटेंट्स एसिड एंड वाटर इन द रेशियो, मतलब एक बिकर है उसके अंदर एसिड और जो वाटर है उसका रेशियो 1:x है, ठीक है। व्हेन 300 मिलीलीटर ऑफ मिक्सचर एंड 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर आर मिक्सड द रेशियो ऑफ एसिड एंड वाटर बिकम्स 2:5। ये कह रहा है कि जब उसके अंदर एसिड और वाटर को मिलाया जाता है ना, 300 मिलीलीटर
का मिक्सर है एंड 50 मिलीलीटर का मिक्सचर है, तो उसको क्या किया जाता है, मिलाया जाता है। वाटर आर मिक्सड द रेशियो ऑफ एसिड, मतलब कि एसिड और वाटर के मिक्सचर में मिलाया जाता है, तो रेशियो कितना बन जाता है, 2:5 बन जाता है। कब, जब 300 और 50 को मिलाते हैं तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखो भी क्या करूँ, ये दोनों को प्लस करूँ, तो यहाँ पे 300 मिलीलीटर है, यहाँ पे कितना 50, तो टोटल कितना हो गया अभी 350 मिलीलीटर हो गया, तो 350 मिलीलीटर, ठीक है। अभी इसको मिलाया जाता है तो किस रेशियो में डिवाइड होता है, 2:4 में, किसमें भी 2:5 में, तो 2:5 में हुआ है, ठीक है। अभी तो ऐसे करो यहाँ पे, तो 2:5 में क्या हुआ है अभी, एसिड और वाटर, तो यहाँ एसिड लिखो और यहाँ लिखो वाटर, ठीक है। किस रेशियो में, 2:5 में, तो टोटल कितना 5 और 2 7, 7 की वैल्यू 350, तो 7 की वैल्यू अगर 350 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 5 35 50 आ जाएगी, तो 50 से गुणा कर दो, 50 से गुणा कर दो, तो ये आ गया अभी 50 × 100, तो 100 मिलीलीटर तो अभी आपका आ गया एसिड, और 5 5 25, 5 5 25, तो 250 मिलीलीटर आपका क्या आ गया अभी, वाटर आ गया, ठीक है। अभी क्लियर है इतनी बात, 250 मिलीलीटर क्या आ गया अभी, वाटर। अब क्या करें, वेट 300 मिलीलीटर ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। अभी 300 मिलीलीटर का मिक्सचर है एंड 50 मिलीलीटर ऑफ वाटर आर मिक्सड, अब 50 मिलीलीटर वाटर को मिक्स किया है, ठीक है ना, तब ये रेशियो बना है। तो अगर मैं ओरिजिनल की बात करूँ, ओरिजिनल मिक्सचर कितने का होगा, ओरिजिनल, तो अभी ओरिजिनल के अंदर जो आपका एसिड है वो तो 100 मिलीलीटर ही रहेगा, 100 मिलीलीटर, ठीक है ना। 50 मिलीलीटर जो वाटर मिक्स किया है बाद में, उसको क्या कर देंगे माइनस, तो 250 में से 50 माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा अभी 200 मिलीलीटर आ जाएगा, तो ये ओरिजिनल है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, ओरिजिनल में जो एसिड था वो 100 मिलीलीटर था, है ना, और उसका क्या वाटर कितना था, 200 मिलीलीटर, ठीक है। तो जब उसमें हमने 50 मिलीलीटर क्या कर दिया अभी, वाटर और ऐड कर दिया, तो किस रेशियो में डिवाइड हो गया, वो 2:5 में डिवाइड हो गया, क्लियर है इतनी बात। अब इसका रेशियो लो, तो इसका रेशियो लो तो कितना आ गया, 2 0 से 2 0 कट गया, तो 1:2 आ गया, तो मतलब ओरिजिनली जो एसिड और वाटर का रेशियो 1:2 है, और यहाँ पे दे कितना रखा है अभी, ओरिजिनली एसिड और वाटर का 1:x दे रखा है, तो मतलब कि एसिड और वाटर का जो रेशियो 1:x दे रखा है, और हमने फाइंड कितना किया 1:2, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अभी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स इतनी बात क्लियर है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ़ द वर्क done by x-1 man in x+1 days and the work done by x+2 man in x-1 days are in the ratio 9:10, तो भी क्या होता है, अभी टाइम वर्क का सवाल बड़ा ही घटिया सवाल है, कैसे करोगे देखो। तो फॉर्मूला होता है अभी क्या, भाई कितने आदमी लगे हुए हैं, कितने दिनों में काम हो रहा है और कितने घंटों में काम हो रहा है और कितना काम हो रहा है, ये इक्वल होता है कि कितने आदमी लगे हुए हैं, कितने दिनों में काम हो रहा है, कितने घंटों में काम हो रहा है और कितना काम हो रहा है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है, अभी कई बार वर्क नहीं दिया होता, मेन और डेज दिया होता है, और यहाँ पे आवर दिया होता है, और यहाँ पे एक चीज़ मिस कर देते हैं, मतलब इनका कोई रिलेशन होता है, एक चीज़ मिस कर देंगे, जहाँ तो डेज मिस कर देगा इधर, तो उधर सिंप्लीफिकेशन करके हो जाएगा सॉल्व। तो इसमें क्या है, इसमें घंटे की तो बात हो नहीं रही, तो इसको इग्नोर कर दो, तो बात हो रही है आदमी के दिनों की और काम की। तो भाई कितने आदमी लगे हुए हैं, x-1 आदमी लगे हुए हैं, ठीक है। अभी कितने दिनों में काम हो रहा है, x+1, ठीक है। अभी और डिवाइड में कितना काम हो रहा है अभी 9:10, मतलब कि ये क्या दे रखा है अभी, आर इन द रेशियो 9:10, ये वर्क का रेशियो है, वर्क डन का, ठीक है। अभी वर्क का रेशियो, तो यहाँ पे 9 वर्क कर रहे हैं, इक्वल यहाँ कितने आदमी हैं अभी, x+2 आदमी हैं, ठीक है। अभी इंटू में कितने दिन काम करें x-1, और कितने दिन काम करें अभी 10 दिन, है ना, 9:10 है। तो करो क्या, अभी ये तो खत्म ही हो गया, x-1 से x-1 खत्म हो गया, तो बस ये बच गया। तो 10 को इससे गुणा करो, 10 को x से किया तो 10x आ गया, प्लस 10 आ गया, इधर 9 को x से किया तो 9x आ गया, प्लस 9 दूनी 18 आ गया। तो करो क्या, इसको इधर ले आओ, तो 10x में से 9x गया तो x बच गया, तो 18, ये 10 प्लस का उधर जाके माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 में से 10 गया 8, तो x की वैल्यू 8 आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 8, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी जमा ही ईजी सवाल था ये, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट नोट कर लो। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि इफ sin x = 1/3 है एंड cos y = 1/3 है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin x + y। देखो जमा घटिया सवाल है, मतलब सारे पेपर के सवाल है, पेपर के, ठीक है ना, सीजीएल प्री का सवाल है ये, ठीक है ना। तो इतने इजी आते हैं, कई शिफ्टों में डिफिकल्ट भी आते हैं। तो आज हमारा पहला मॉक टेस्ट है, तो आज लेवल ठीक रखेंगे डाउन, धीरे धीरे चीज़ों को बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एडवांस लेवल क्वेश्चन भी करेंगे, टेंशन ना लो। तो
तो आज पहला मॉक टेस्ट है तो उस हिसाब से चलेंगे। तो देखो क्या कह रहा है कि साइन एक्स इजकल टू 1/3 है, कोस वाई इजकल टू 1/3 है, ठीक है ना। तो ओनली एग्जाम वाली अप्रोच की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे ऑफलाइन में पढ़ाते हैं बच्चों को, डिटेल भी कराते हैं, शॉर्टकट भी कराते हैं, तो यहाँ पे डिटेल नहीं करेंगे हम, ओनली अप्रोच एग्जाम में क्या अप्रोच लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो दोनों वैल्यू बराबर है, तो मतलब कि साइन एक्स जो है वो बराबर है कोस वाई की। तो कब पॉसिबल है, बोलो भाई ये कब पॉसिबल है। अगर साइन एक्स बराबर है कोस वाई के, ये कब पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब एक्स प्लस वाई का सब जो है 90 है, एक्स प्लस वाई का सम कितना आ जाए 90 आ जाए, तो ये पॉसिबल है। मान लो यहाँ पे कोस 30 आ जाए, यहाँ 60 आ जाए, तो 30 की जो वैल्यू होती है साइन 30 की वो कोस 60 के बराबर ही होती है। वो होता है रेसिप्रोकल होता है ना, रेसिप्रोकल होता है जब आप टेबल बनाते हो तो उसमें। तो दोनों बराबर तभी होते हैं जब एक्स प्लस वाई की वैल्यू 90 आ जाती है। देखो वैल्यू बराबर ही है, साइन एक्स की जो वैल्यू है वही कोस वाई की वैल्यू है, दैट मीन्स एक्स और वाई का जो सम है वो 100% कितना है 90 है। तो फाइंड क्या करना है हमें, साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है अभी 90, तो साइन 90 कितना होता है अभी 1 होता है, तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, अभी करो नोट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो स्टूडेंट्स, सर्कल का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ईच ऑफ द सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, मतलब कि ईच ऑफ द सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियाई, रेडियाई का मतलब क्या होता है, इसके 2 रेडियस होते हैं, 2 रेडियस का मतलब 2 सर्कल की बात हो रही है, ठीक है, उसको रेडियाई बोलती हैं, विद सेंटर ए एंड बी। तो देखो पास थ्रू द सेंटर ऑफ वन अनदर, मतलब कि वो दोनों जो सर्कल है ना, पहले सर्कल का सेंटर ए है, दूसरे सर्कल का सेंटर बी है, और वो दोनों एक दूसरे के सेंटर में से पास हो रही हैं, ठीक है अभी, और इक्वल रेडियस, उनका रेडियस इक्वल है। ध्यान से सुनना क्वेश्चन, यहाँ से देखो, मान लो एक सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है ए, ये सर्कल ए है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से पास होएगा वो कोई और सर्कल है, सही बन जाए भाई, मान इस तरह से, मतलब कि जो दोनों सर्कल के जो सेंटर है ना वहाँ से पास करके जा रहा है। इस सर्कल का सेंटर ये है और इस सर्कल का सेंटर ये है, सेंटर में से पास करके जा रहा है, इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो इस सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के सर्कमफ्रेंस की दूरी रेडियस कहलाती है, तो रेडियस हो गया। अब इस सर्कल के यहाँ तक की क्या हुई, ये जो रेडियस हो गया, और इससे यहाँ पे क्या करोगे भाई, यहाँ से लेके सेंटर से लेके सर्कमफ्रेंस की दूरी ये, अब सही बना है भाई, अब लग रहा है ना इक्विलेटरल एंगल है। पहले हमने सेंटर, ये देखो भाई यहाँ से यहाँ तक, क्लियर है इतनी बात है, ये है, तो ये भी आर होगा, ये भी आर है, ये भी आर है। तो जो ए बी डी जो ट्रायंगल दिख रही है ना आपको, ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सही है इतनी बात। अब देखो, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल तो आपको पता है भी, चाहे ये एंगल ए है, बी है और एंगल डी है, हर एक एंगल कितने डिग्री का होगा, ईच एंगल आर 90 डिग्री। ईच एंगल कितने का होगा अभी, ईच एंगल कितने का होगा अभी, ईच एंगल 90 डिग्री का होगा, सही है। ऐसे सिमिलर जैसे ए बी डी राइट एंगल ट्रायंगल बनी है, वैसे जो आप अगर ऐसे ऊपर इसको मीट करोगे यहाँ से यहाँ और इसको यहाँ से यहाँ, तो ए सी बी ये भी क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो जो ए सी बी है ट्रायंगल ए सी बी, ये भी क्या बनेगा अभी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बोलेगा, राइट नहीं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या बनेगा, आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है अभी। और ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, सही है। तो ये चीज़ें हैं, तो वो जाना चाहता है डी बी सी जाना चाहता है, क्या जाना चाहता है, डी बी सी, मतलब ये एंगल जाना चाहता है पूरा, ये एंगल है। तो आपको पता है अभी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है दोनों, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो मतलब एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों को मिक्स करना है, मतलब कि एक तो डी बी ए जुड़ जाएगा, मतलब अगर आप निकालना चाहते हो डी बी सी निकालना चाहते हो, डी बी सी, तो किसके बराबर होगा अभी, इस एंगल के डी बी ए, एंगल डी बी ए प्लस इस एंगल का नाम क्या है, ए बी सी, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी दोनों कितने कितने के, 60 के हैं। बोलो भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है ना। तो इस ट्रायंगल में ये 60 का होगा और इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ये 60 का होगा, सही है ना भाई। कैसे पता चला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों साइड इक्वल है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। जब तीनों किसी ट्रायंगल के तीनों साइड इक्वल होते हैं तो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल 60 डिग्री का होता है, सिंपल है। तो 60 और 60 कितना होगा, 120 डिग्री का एंगल होगा, कितना, 120 डिग्री का। बोलो अभी कितना हो गया, 120 डिग्री का। बोलो अभी क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना। तो इतना नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अभी क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। ये कह रहा है कि 5349 इज एडेड टू 3957। तो देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 5349 है ना, इसमें ऐड करो 3957, ठीक है अभी कर दिया ऐड।
देन 7062 है ना, 7062 इज सब्ट्रैक्ट, इसको 70 62 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम, इनके सम में से, मतलब इनका जोड़ करके इसमें से माइनस करना है क्या, 70 62। तो जब आप इन दोनों का सम करके 70 62 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 2244। ठीक है अभी आसान है, अब इनका प्लस कर देना है, माइनस कर देना है 7062 को, तो आंसर क्या आ जाएगा 2244। तो बताओ 2244, अब 2244 नंबर आ गया तो बताने किससे डिवाइड होगा, ये नंबर किससे डिवाइड होगा, तो सिंपल सी बात ये है 4 से हो जाएगा। 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए, लास्ट के 2 डिजिट, तो लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटते हो नंबर 4 से डिवाइड हो जाते हैं, तो लास्ट के 2 डिजिट है 44, तो मतलब इस नंबर को 40 ये जो है 4 डिवाइड कर देगा। कह क्या रहे, नॉट डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, सम ऑफ डिजिट, तो डिजिट का सम करो, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12, मतलब कि डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब इस नंबर को 3 भी डिवाइड कर देगा। सही है ना। 11 से पता चल रही है, 11 दूना 22, 11 चौक 44, ठीक है ना, तो ये नंबर 11 से भी जा रहा है, तो हमें पता करना है किससे नहीं जा रहा, तो सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 7। ये नंबर किससे डिवाइड नहीं हो रहा, ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 7 से एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है अभी, तो ईजी है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो इसको नोट करो, फिर करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अभी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26 प्लस 23 की पावर 18 प्लस 9 की पावर 28 प्लस 9 की पावर 29 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। मतलब इनमें से ये जो नंबर है किससे डिवाइड होगा, ये 11 से, 5 से, 7 से, 2 से। तो करो क्या कि सारों को 3 की पावर में ब्रेक कर लो, ठीक है ना। तो देखो क्यों, क्या फ़ायदा होगा वो देखो, 3 की पावर 50, ठीक है भाई, 3 की पावर 50, फिर 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 का स्क्वायर ऊपर 26, 27 क्या है, 3 का क्यूब पावर 18, फिर 3 का स्क्वायर, फिर पावर 28, फिर 3 का स्क्वायर पावर 29। ठीक है अभी लिख सकते हैं, 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, और 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो भी, अब आपका कितना आ गई, तो 3 की पावर 50 आ गई, तो 3 का जो स्क्वायर है नहीं, अब देखो पावर के ऊपर पावर है, तो आपका क्या करा गुणा जी, जो मान के चलो मैं था ए की पावर m है और b की पावर है n, तो पावर के ऊपर की पावर है वो हमेशा मल्टीप्लाई हुआ है, तो a की पावर m गुणा n क्या है जी, m गुणा n m n जी, तो a की पावर क्या है जी m n। ठीक है, तो मतलब ये है कि 2 को जब 26 से गुणा करोगे तो 3 की पावर कितना हो गया भाई, 52 हो गया। ठीक है, आसान है। उसके बाद 18 3 54, 3 की पावर कितनी हो गई, 54 हो गई। उसके बाद यहाँ पे 28 गुना कितना होता है, 56, तो 3 की पावर 56 56 हो गया, और यहाँ 3 की पावर कितना हो गया, 58। इतनी बात क्लियर है अभी। अब करो क्या, सारों में 3 की पावर 50 कॉमन आ रहे हैं, देखो 3 की पावर 50 यहाँ भी है, यहाँ भी, सारों में 3 की पावर 50 है, तो 3 की पावर 50 कॉमन ले लिया। सही है अभी, तो यहाँ क्या बच गया, 3 की पावर 0 बच गई, क्योंकि पता है ना बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है ना, इतना तो पता होना चाहिए, बेसिक बातें हैं कि जब 2 नंबरों को सेम को मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर जुड़ जाती है। 50 और 0 50, अब देखो 50 आ गया बाहर, तो 3 का स्क्वायर है क्या, है ना, 50 आ गया तो 3 की पावर 4 रहेगी, यहाँ 3 की पावर 6 और यहाँ 3 की पावर 8। सही है अभी, तो अगर 3 की पावर 50, यहाँ 3 की पावर 0 1 प्लस 9 प्लस यहाँ आ गया 81, यहाँ आ गया कितना 729, और यहाँ आ गया अभी आ गया कितना 6561। सही है अभी, इन सारों को जोड़ करोगे तो ये आ जाएगा 3 की पावर 50 गुणा 7381। ठीक है अभी कितना आ जाएगा, 7381। बोलो क्लियर इतनी बात है। अब देखो, अब ये नंबर किससे कट रहा है, ध्यान से देखो ऑप्शन में। ठीक है अभी, ऑप्शन में ध्यान से देखो कि लास्ट में यहाँ 5 से देखो, तो 5 से कट जाएगा, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल है और यहाँ पे क्या 1 है, तो ऐसा नंबर कभी 5 से नहीं कटता है ना। लास्ट में जो 0 होना चाहिए 5 होना चाहिए, तो 5 से तो कटेगा नहीं। 2 पे देखो, ये ऑड नंबर है, ये भी 3 ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, तो ये 2 से नहीं कटेगा। 7 पे चेक करो, 7 पे तो कटेगा नहीं, 3 का मल्टीपल तो 7 से कटता नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इस पर देखो फिर क्या ये कट जाएगा, 7 7 एकम 7 7 5 35 3 31, 7 पे नहीं कटेगा, तो 100% श्योर है 11 से कटेगा। 11 की डिविजिबिलिटी पता है भी आपको, अल्टरनेटिव अंकों का जो जोड़ कर लो, 7 और 8 15, 3 और 1 4, इनका डिफरेंस है 0 आना चाहिए 11 आना चाहिए।
है ना, तो ऐसा नंबर हमेशा करता है। तो 15 में से 4 गया 11, तो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 11। तो ये नंबर किससे डिवाइड होगा भाई 11 से डिवाइड होगा। ठीक है, अभी क्लियर है इतनी बात, कर लो फटाफट नोट। देखो अभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करो, क्या कह रहा है कि द प्राइस ऑफ राइस हैज़ इंक्रीज बाय 60%। कि भाई परसेंटेज का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या कह रहा है भाई किसी चावल की कीमत 60% बढ़ जाती है टू ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस, मतलब उसको रिस्टोर करना है ओरिजिनल प्राइस में। मतलब पहले उसको 60% इंक्रीज किया और वापस उसी प्राइस पे वापस लेके आना है, तो आपको कितने की कमी करनी पड़ेगी ये बताना है। द न्यू प्राइस मस्ट बी रिड्यूस, तो कितना करना पड़ेगा। ठीक है, इससे नहीं होता कि 60% बढ़ाया है तो वापस 60% रिड्यूस करना पड़ेगा, भाई ऐसा नहीं होता। देखो क्या होता है कि 60% की फ्रैक्शन ना हो, तो 60% के फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो 20% 1/5, तो 60% 3/5। तो मान लो पहले उसकी कीमत 5 थी, तो 60% बढ़ गया, तो 5 का 60% कितना है 3 बढ़ गया, तो कितना हो गया भाई 8 हो गया। तो मतलब आपकी कीमत जो थी, जो आपका प्राइस था वो क्या हो गया अभी 5 to 8 हो गया, है ना, 5 से 8 हो गया। तो वापस आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसी 5 से वापस आना है, 8 से 5 पे आना है, 3 की कमी करनी पड़ेगी। बोलो भाई 5 से 8 बढ़ाया, फिर 8 से वापस 5 पे आना है, 3 की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है ना, जब आपने बढ़ाया था तो 5 पे बढ़ाया था, बट जब रिड्यूस होगा तो किस पे रिड्यूस होगा 8 पे, तो 3 की कमी हुई है किस पे 8 पे। तो परसेंट बनाने के लिए 100% से गुणा करेंगे, तो 3 की कमी 8 पे, तो 100 पे कितनी, तो 3/8 कितना होता है 37.5%। कितना होता है भाई 37.5%। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, करो फटाफट नोट। देखो अभी स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, ठीक है ना। आज के मॉक टेस्ट में 10 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो देखो भी क्या कर रहा है, सम ऑफ 12,000 डिपॉजिट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल एट आफ्टर 5 ईयर्स। मतलब 5 सालों में कोई धन डबल हो रहा है और प्रिंसिपल कितना है 12,000 उसने डिपॉजिट करवाई है और हर 5 साल में वो डबल हो रहा है। तो हाउ मच विल आफ्टर 20 ईयर्स, मतलब 20 साल बाद वो कितना हो जाएगा। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, कोई धन डबल हो रहा है, मान लो प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करता हूँ अगर मैं, तो अगर आज मैंने अगर 1 रुपया डिपॉजिट कराया है ना, तो मेरा धन डबल हो जाएगा कितने सालों में 5 सालों में। कितने सालों में 5 सालों में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में रूल होता है कि भाई अब हर 5 सालों में वो डबल ही होगा। जैसे आज वो 1 है तो 1 का डबल हो गया 2, फिर आगे 2 का डबल कितना हो जाएगा 4, कितने अगले 5 सालों में, है ना। फिर अगले 5 सालों में 4 का डबल कितना हो जाएगा भाई 8, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। तो 5 यहाँ 5 यहाँ 5 यहाँ, तो टोटल कितनी होगी 5 5 10 5 15 5 20। इस तरह से भी जा सकते हो भाई कि आपका 20 सालों में आपका जो धन है वो 16 गुना हो जाएगा। कितना गुना हो जाएगा 16 गुना। अदरवाइज आप ऐसे जा सकते हो, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम्स की बात होती है ना कि हर 5 साल में डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो वहाँ पे एक पावर का गेम होता है। जैसे 1 है, 1 क्या है 2 की पावर 0, ये क्या है 2 की पावर 1, ये है 2 की पावर 2, ये है 2 की पावर 3 और ये है 2 की पावर 4। तो मतलब वो कह रहा है 2 गुना हो गया, 2 गुना होने का मतलब 2 की पावर 1, 3 गुना होने का मतलब 3 की पावर 1, 4 गुना होने का मतलब 4 की पावर 1। तो ऐसे वो कह रहा है कि 2 की पावर 1 होने में कितना टाइम लग रहा है, 2 की पावर 1 होने में उसको लग रहे हैं 5 साल। कितने भाई 5 साल लग रही हैं, कितने 5 साल। तो 2 की कितनी पावर करें मुझे नहीं पता, x मान लो, तो 2 की कितनी पावर करें, तो कितने सालों में 20 सालों में। तो 20 सालों में कितनी पावर हो जाएगी ये बताना है। तो 1 पावर बनने में 5 साल लग रहे हैं, तो 20 सालों में कितना बनेगा, तो कितना गुना है इसका 4 गुना है। तो 1 का भी 4 गुना कर दो, तो 1 का 4 गुना करोगे तो 4 ही आएगा। तो x के लिए कितनी आएगी 4, मतलब 2 की पावर 4 कितना होता है भाई 16। तो मतलब 20 सालों में वो धन 16 गुना हो जाएगा। कितना 16 गुना। ठीक है अभी इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, 2 की पावर 1 बनने में 5 साल लग रही हैं, तो 2 की कितनी पावर बनने में 20 साल लगेंगे ये बताना है। तो भाई 1 पावर बनने में 5 साल लग रहे हैं, तो 20 सालों में वो कितना गुना हो जाएगा ये बताना है। तो ये 5 का 4 गुना, तो इधर भी 1 का 4 गुना कर देंगे तो 4 ही आ जाएगा। तो x के लिए आगे 4, तो 2 की पावर 4 कितना होता है 16। कितना होता है भी 16। इस तरह से भी जा सकते हो, इस तरह से भी जा सकते हो। तो मतलब 2 की पावर 16, तो 16 गुना हो जाएगा 20 सालों में। तो अगर आज धन कितना है, आज धन है 12,000, आज धन है 12,000, 20 सालों बाद वो 16 गुना हो जाएगा। तो कितना होगा अभी 1,92,000। ठीक है अभी, तो 20 सालों में वो 1,92,000 हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो सारे के सारे एग्जाम में क्वेश्चन है और ट्रिक की अप्रोच बताने की कोशिश करी है मैंने, एग्जाम के अंदर उसको अप्रोच कैसे लेनी है। ठीक है ना। तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास हम कल लेके आएंगे। ठीक है ना, उसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।